हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं, होमवर्क भी बनाए होंगे। चलिए, आप लोग जो हैं पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया गया था एम करीम के बुक से, वो सब प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कर भी लिए थे और लगभग हम लोग डिस्कस भी कर लिए थे। बस केवल एक क्वेश्चन उसमें से शायद छूटा हुआ था, बाकी सब क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे जो होमवर्क में था। देखिए, फिर से एक बार बता दें आपको, अभी जैसे काइनेमैटिक्स चैप्टर चल रहा है, 4-5 क्लास काइनेमैटिक्स में हुआ है, जिसमें स्टार्ट का 2 क्लास जो है वो थियोरेटिकल था और बाकी का जो है उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल पार्ट है। स्टार्ट से ही आपको बताए हुए हैं कि फिजिक्स जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, यानी केवल आप थियोरेटिकल कंटेंट लेंगे और अगर न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे तो फिजिक्स का आपको बेहतर कंसेप्ट नहीं हो पाएगा और ना ही जो है 12th में न्यूमेरिकल पकड़ में आएगा, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन बिना थियरी पढ़े तो न्यूमेरिकल भी बेहतर हो नहीं सकता, इसीलिए जो भी थियरिटिकल कंटेंट बताया जाता है उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको बताया जाता है। आप में से जो लोग भी न्यूली ऐड हुए हैं बैच में, तो आप में से ज़्यादातर लोग स्टार्ट के वेक्टर वगैरह देखे। वेक्टर तो यूट्यूब पे भी था, इसलिए वो उसमें भी लोग देखे। अब अगर मान लीजिए आप ऐप में देखते होंगे कि ढेर सारा लेक्चर है, तो ऐप में पहले काइनेमैटिक्स को देखिएगा, बाद में यूनिट डायमेंशन या वो जो है एरर एनालिसिस, ये सब अगर देखना हो तो बाद में देखेंगे, स्टार्ट में मत देखिएगा। स्टार्ट में वेक्टर देख लीजिए और काइनेमैटिक्स का लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि वेक्टर और काइनेमैटिक्स देखेंगे, बाकी किसी को वैसा कुछ ज़रूरत पड़ने वाला अभी नहीं है ना। उसको फिर जैसे तो क्लास तो अल्टरनेट डे होता है, तो रेगुलर बेसिस पे आप लेक्चर को देखते जाएंगे, ठीक है। अब जो है आपको जो होमवर्क दिए थे SC वर्मा के बुक में 1 से 5 हम लोग डिस्कस कर चुके थे और 13 से लेकर के 20 तक प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दिए थे चैप्टर 3 में। तो उसमें जो आपको दिक्कत है, जो लोग भी ट्राई किए हैं, दिक्कत तो होगा ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन, तो जो दिक्कत है आप उसका नंबर बतलाएं। चलिए आप लोग लिखें, जो स्टूडेंट भी ट्राई किया है उनको जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत है आप पहले जो है उसका नंबर लिखें। जैसे सुरुचि से लिख रहे हैं 17, लेकिन बढ़िया सुरुचि सोचिए, आप 50 नंबर ट्राई किए हैं, 15 में भी दिक्कत होगा। SC वर्मा का चैप्टर 3 का 15 नंबर जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं उसको कैसे बना लिए, 17 फिर आपसे नहीं बना। हाँ जी, चलिए, नीतीश कुमार बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, एक स्टूडेंट चंद्रशेखर कुमार पूछ रहे हैं 15 नंबर। चलिए 15, 17 और बतलाइए, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो। 14 भी लिखे हैं। चलिए, एक स्टूडेंट 14 नंबर बोल रहे हैं, 14, 15, 17। अब बताइए। और गोविंद तिवारी बोल रहे हैं कि भाई 13 भी बता दीजिए, उसको काहे छोड़िएगा, है कि नहीं। चलिए 13 इसी का कमी था। 13, 14, 15, 17 और आगे बोलिए 18, 19, 20, उसका क्या है। 19 नंबर तो एक्यूरेटली बता दिए थे कि एक कार ड्राइवर है जिसका रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड है, तो शायद वो बना हो। बोलिए, जो जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत है आप उसको बोलें।
अच्छा ठीक है, अब आप लोग केवल हंसते रहेंगे तो कैसे होगा। तो आगे देख लेते हैं, मैं खुद से ही, लगता है आप लोग ट्राई नहीं किए क्या। होमवर्क जो भी देना उसको ट्राई करते चलिएगा, क्योंकि अगर होमवर्क बनाते नहीं जाएंगे ना तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। देखिए बहुत बार जो है ना लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है, मिसकंसेप्शन रहता है कि सर तो जो पढ़ाते हैं मुझे सब समझ में आता है। अरे क्या ज़रूरत लगा हुआ कुछ और एक्स्ट्रा करने का, सर प्रॉब्लम भी सब बनवा देते हैं, थियरी भी पढ़ा देते हैं, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो इतना याद रखिए, ये बहुत बढ़िया मेथड नहीं है। हम अगर A to Z क्वेश्चन भी आपको बता देना तो तब तक फ़ायदेमंद नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं बनाते। इसलिए आप अपने से खूब ट्राई करेंगे, ठीक ना, दिन रात लगना है। और ये हमेशा याद रखिए, आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे सब सब्जेक्ट में जनरली फिजिक्स को थोड़ा टफ माना जाता है ना, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप अक्सर अपने सीनियर सबसे पूछेंगे ना, लोग थोड़ा सा घबराता भी है। तो कहा जाता है ना कि जो सबसे टफ हो अगर उसी पे तुम कब्जा कर लिए, अगर उसी पे विजय प्राप्त कर लिए तो बाकी सब तो सिंपल है। सिंपल क्वेश्चन तो फिर सिंपल है, उसमें क्या करना है। जब टफ पे ही कमांड हो गया तो सिंपल के बारे में फिर सोचना क्या है ना। तो चलिए चलिए यशस्वी अभिनव बोल रहे हैं कि सर फिजिक्स ईजीएस्ट है बाकी दोनों से। चलिए मुबारक हो आपको। फिजिक्स अगर आपको बहुत आसान लगता है तो आप लोगों को एक बात बता रहे हैं, जितने भी लोग अभी मुझे डायरेक्ट सुन रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी देखेंगे, आप अगर फिजिक्स को बहुत अच्छे से कमांड कर लेना तो इंडिया में सबसे ज़्यादा फिजिक्स टीचर की क्राइसिस है। हर इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे ना तो टीचर अच्छे मिल जाएंगे अदर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में रेयरली मिल पाते हैं। इसलिए आप अगर बहुत बढ़िया से फिजिक्स सीख जाएंगे तो इतना तो तय है कि जीवन में कुछ और बने या ना बने, बहुत नामी शिक्षक बनेंगे, इंस्टीट्यूट में आपका बहुत नाम होगा, अलग अलग फील्ड में आप जाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में अपना खूब नाम कमाएंगे। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो लोग अलग अलग जगहों पे, बिहार में ही जैसे सिवान में अवनीत पढ़ाते हैं, बीटा में प्रशांत पढ़ाते हैं, दानापुर में कीर्ति क्लासेज है, फुलवारी शरीफ में इश्तियाक फिजिक्स है। मतलब लगभग हर शहर में मेरे स्टूडेंट हैं जो एकदम ज़बरदस्त ढंग से सक्सेसफुल हैं और खूब अच्छा पढ़ाते हैं। तो कुछ हो या ना हो, आप लोग अगर बहुत अच्छे से सीख रहे हैं तो फिजिक्स का जो स्कार्सिटी है वो बहुत घटेगी। चलिए चलिए निखिल बोल रहे हैं हमको तो तीनों हार्ड लगता है सर। ठीक है, केमिस्ट्री देखिए, एक बच्चा बोल रहा है सर केमिस्ट्री टफ है। केमिस्ट्री जो है ना वो एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़ेंगे ना तो ईजीएस्ट सब्जेक्ट वही है, सबसे आसान टॉपिक है उस, चूँकि वो 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसलिए लोग को उसमें सीक्वेंस बनाने नहीं आता है कि हम कैसे मिला करके पढ़ें। हकीकत में मैं आपको बता दूं, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा सबसे बढ़िया केमिस्ट्री था, मेरा फिजिक्स से भी अच्छा केमिस्ट्री ही था, ये आपको बता दें। और केमिस्ट्री में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी था। चलिए चलिए राजेश जी बोल रहे आप हैं तो फिजिक्स इजी है, हाँ ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं। अब जो है आइए जो लोग प्रॉब्लम पूछे हैं पहले मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं और उसके बाद जो है मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक ना। देखिए काम को एक सही स्ट्रैटेजी से किया जाए, एक सही सीक्वेंस में किया जाए तो बहुत सा टफ वर्क भी आसान लगने लगता है। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड
इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, उसमें एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 5 सेकेंड तक ये एक्सेलरेशन, ठीक ना, ये जो एक्सेलरेशन है वो 5 सेकेंड तक। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, आप ही सोचिए ना, यू मालूम, टी मालूम, ए मालूम, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछ रहा है यू टी प्लस हाफ ए टी ए स्क्वायर। आप ही बताइए, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अच्छा चलो एक लाइन लिख दे रहे हैं, ये हो गया 0.6 इंटू 25। अब आइए, बस आसान क्वेश्चन है इसलिए अब सॉल्व करने में टाइम नहीं वेस्ट करें। देखिए प्रॉब्लम नंबर 14 कह रहा है ये पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा समझिए, पर्सन जो है 43.2 किलोमीटर पर आवर इस वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है, और इसके बाद ये ब्रेक लगाया और डिसेलरेशन हो गया। कितना हुआ जी, तो दिए हुए है 6 मीटर पर सेकेंड इसको, यानी ये स्लो होने लगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में कह रहा हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग, रुकने के पहले ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सोचो ना, यू मालूम है, भी मालूम है, ये मालूम है, एस निकालना है, ये कितना आसान क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ठीक है। चलिए लेक्चर देखने में दिक्कत नहीं है, ऐसा भी इसको सॉल्व कीजिए, नहीं 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आप जानते हैं ना 43.2 किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना, और देख लें कितना मीटर पर सेकंड आ रहा है। आपको जो है इसमें ज़्यादा कुछ करने को तो है नहीं, डायरेक्ट 18 से डिवाइड होगा क्या, 18 2 जा कितना हो गया 36, 2.4, ठीक है ना, और 2.4 में आप करेंगे तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मीटर पर सेकंड। हाँ देख लो जी, है ना। तो u मुझे मालूम है, ये किलोमीटर पर आवर में दिए हुए था, ऐसे भी याद रखिएगा 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 मीटर पर सेकंड, तो 36 किलोमीटर पर आवर तो हो गया कितना 10 मीटर पर सेकंड, और एक्स्ट्रा जो बचा उसके आधार पे सोच लेंगे, ऐसे रूल तो आप जानते ही हैं। तो 12 मीटर पर सेकंड, u मालूम है, v मालूम है, a मालूम, तो v के जगह 0, u के जगह 12, और एक्सेलरेशन कितना -6 इंटू एस। देखिए तो ये कितना आ गया, 12 का स्क्वायर 144, 12 इंटू एस, एस हो गया 12 मीटर, है ना। चलिए कृष्ण कुमार बोल रहे हैं 14, फिर से 14 तो सिंपल क्वेश्चन, चलिए एक बार बता दे रहे हैं। देखिए 14 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है ना कि एक आदमी जो है इतना स्पीड से दौड़ रहा, और वो जो है रिटार्डेशन यानी डिसेलरेशन उसमें इतना हुआ, तो बतलाओ कितना दूर आगे चलने के बाद रुक जाएगा। तो यू मालूम, भी मालूम, और एक्सेलरेशन मालूम है, तो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यूज करेंगे तो एस निकल जाएगा कि नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
बोलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। एंड के सब आसान क्वेश्चन है। अब 15 में थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्पेस लगेगा, इसलिए पहले मैं 17 को बता दे रहा हूँ। अच्छा, एम करीम में भी कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था ना, तो उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। पहले आप देख लीजिए, एससी वर्मा का जब क्वेश्चन निकाले हैं तो पहले उसको बतला दे रहे हैं। देखिए 70 नंबर प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बुलेट है जो एक दीवार में इंटर कर रहा है, ठीक ना। ये वॉल है और इसमें एक बुलेट इंटर कर रहा है। कितना वेलोसिटी से, तो 350 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से बुलेट इंटर कर रहा है, ठीक। और जो है कह रहा क्वेश्चन में कि इस दीवार के इन साइड में 5 सेंटीमीटर इंटर करने के बाद रुक जाता है, ठीक। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है बतलाओ डिसेलरेशन क्या होगा। अब आप ही बताइए ना, इतना आसान क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन पूछे, सोचो यू दे दिया, भी दे दिया और एस दे दिया, कौन फार्मूला यूज करें। तो जाहिर है फार्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। भी तो 0 हो गया, यू है 350 प्लस 2a, s क्या लिखेंगे तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5/100। देख लो तो इधर लाएंगे -350 का स्क्वायर कर लो, और इधर देख लो ये 10 है, ऊपर 1 0 गायब, a/10, यानी a का वैल्यू हो गया -10 इंटू 350 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हो गया आंसर, ठीक ना। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, है ना आसान। तो ये तीनों जो आप क्वेश्चन पूछे बिल्कुल फार्मूला पुटिंग प्रॉब्लम था, इसमें बहुत कुछ दिमाग लगने को नहीं था, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। मिटा देते हैं इसको। अब जो है आपके पास अगर बुक है तो 15 नंबर प्रॉब्लम को आप एक बार अच्छे से देख लें, ठीक ना। उस प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ लें, उसमें थोड़ा दिक्कत होगा। फर्स्ट पार्ट में तो नहीं, या सेकंड पार्ट में भी शायद नहीं, थर्ड पार्ट में थोड़ा क्वेश्चन समझने का भी दिक्कत होता है, बनाने में भी, ठीक। चलिए आइए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहा, ठीक। हाफ मिनट तक, हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड तक। समझिए एक ट्रेन जो है इस पॉइंट ए से चलना शुरू किया और 30 सेकेंड तक उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जो स्टूडेंट का कॉमन सेंस बेहतर होता है वो डायरेक्ट ऐसे समझ लेता है एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या चीज़ के बारे में जानकारी देता है, वेलोसिटी के बारे में। मतलब कि हर 1 सेकेंड में इसका रफ्तार जो है, वेलोसिटी जो है वो 2 से इंक्रीज कर जा रहा है, हर 1 सेकेंड में 2 से इंक्रीज कर जा रहा है। तो सोचो हर 1 सेकेंड में अगर 2 से इंक्रीज कर जा रहा है तो 30 सेकेंड में बढ़ के कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। नहीं, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 से बढ़ जा रहा है, 2 से बढ़ जा रहा है, तो 30 सेकंड में। यानी क्वेश्चन में कहे या ना कहे, अगर हमारे पास बेहतर समझ है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे
कि पॉइंट बी पर उसका वेलोसिटी कितना रहा होगा, 60 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब जो है इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इसके बाद वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है और अगले 1 मिनट में रुक जा रहा है। ठीक ना, ब्रेक अप्लाई किया, रुकने में 1 मिनट लग गया, 60 सेकंड लग गया। यानी सोचो 30 सेकंड तक अपना रफ्तार बढ़ाया और उसके बाद ब्रेक लगा लिया और इधर आकर के रुक गया। ठीक, क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बतलाओ टोटल डिस्टेंस से ट्रेन कितना चली। सेकंड क्वेश्चन है कि इस ट्रेन का वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा। ठीक, तो थोड़ा समझें। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी रफ्तार बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, यहाँ तक बढ़ा, यानी यही ना मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। यानी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है सबसे पहले यही बनाना है, क्योंकि इसके बाद तो फिर स्लो होगा। यानी कि अगर मेथड से हम लोग बनाएं तो बोलेंगे v इक्वल टू यू प्लस AT। ए से बी का बात कर रहे हैं, v मतलब तो वेलोसिटी एट b, यानी फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं ना। u मतलब वेलोसिटी एट a कितना है, 0, एक्सेलरेशन 2 टाइम 30, बोलो तो कितना हो गया वेलोसिटी, 60 मीटर पर सेकंड। यानी जब पॉइंट बी पर पहुंचेगा ये पर्सन तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकंड। यही मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब चलो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितना चला। ठीक, देखो यहाँ से यहाँ तक का अगर बात किया जाए तो हम लोग चाहें तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर से भी बना सकते हैं, क्योंकि देखो u भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है। मन करेगा तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से भी बनाओ, तो v भी मालूम है, u भी मालूम है, ये भी मालूम है। या मन किया कि एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन रहता है तो याद करो एक फार्मूला सिखाए थे ना, एस इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, इससे भी बन जाएगा और इसमें कैलकुलेशन करना आसान रहता है। तो देखो तो ए से बी के लिए यू मालूम है, भी मालूम है और टाइम मालूम है। बी से सी भी देखो ना, यू मालूम है, यही ना इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, टाइम मालूम है, बनेगा कि नहीं। तो यानी कि एस इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 मतलब क्या हुआ जी, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट, अब बी से सी के डिस्प्लेसमेंट को S2 बोले। तो अगर ए से बी के लिए बात करें, याद रखेंगे ये फार्मूला तभी वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कोई फिक्स वैल्यू का एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन। तो ठीक, u प्लस v तो 0 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम। तो देखो तो यहाँ से यहाँ के लिए टाइम कितना, तो 30 सेकेंड। फिर देखो B से C का बात किया जाए तो 60 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 है ना। देखो तो S कितना हो गया, देख लो 30 इंटू 30 ये 900 और ये हो गया 1800, 2700 बन गया ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेन जो चली 2700 मीटर या 2.7 किलोमीटर में। अगर देखो इसी क्वेश्चन को कंफ्यूज कराने के लिए कैसे पूछेगा, कहेगा ना कि देखो जी एक ट्रेन जो है स्टेशन ए से खुल गई, मतलब रेस्ट से स्टार्ट की, 30 सेकेंड तक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से गई। उसके बाद ये
ब्रेक अप्लाई किया और अगले 60 सेकंड में ट्रेन रुक गई और अब दूसरे स्टेशन पे पहुंच गई है। बतलाओ दोनों स्टेशन के बीच का दूरी क्या होगा? बात वही क्वेश्चन है कि नहीं? सेम यही क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगर आपसे एक बात इसमें पूछा जाता कि B से C तक गया है तो इसमें रिटार्डेशन कितना है, तो सोचो B पर वेलोसिटी मालूम, C पर मालूम, टाइम मालूम। तो अगर हम B से C का बात करें, V = U + AT, V हो गया 0, U है 60 और टाइम 60, तो एक्सेलरेशन जो है -1 मीटर/सेकंड² हुआ। हाँ, नहीं तो देखो थोड़ा सा ऐसे सोचना चाहिए। बोलो वेलोसिटी कितना है? 60 मीटर/सेकंड और 60 सेकंड के बाद 0 हो गया। सोचो तुम्हारे पॉकेट में 60 रुपीज़ है, 60 रुपया है, और 60 सेकंड के बाद वो टोटल ख़त्म हो गया, तो किस रेट से गायब हुआ? यानी हर 1 सेकंड में समझो 1 रुपया गायब हुआ, हर 1 सेकंड में 1। तो वैसे ही इसमें रिटार्डेशन जो आया है वो कितना है? 1 मीटर/सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में उसका रफ्तार 1 मीटर/सेकंड से घट जा रहा है। यानी यहाँ अगर 60 मीटर/सेकंड है तो फिर 1 सेकंड के बाद कितना हो गया? 59, 2 सेकंड के बाद 58, इसी तरह से 60 सेकंड के बाद घट करके 0 हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि ये बतलाओ कि किस पोजीशन पे, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं बुक में जैसे है वैसे ही, द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। कह रहा है कि ट्रेन का जो मैक्सिमम स्पीड है उसका हाफ स्पीड किस किस पोजीशन पे रहा होगा। तो थोड़ा सोचो तो, 0 से बढ़ के 60 हुआ है तो हाफ मतलब 30 ना। यानी इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इस ट्रेन का वेलोसिटी 30 मीटर/सेकंड कब कब हुआ है, कितने डिस्टेंस पर हुआ है, किस पोजीशन। तो मान लो 1 मिनट के लिए जब ये ट्रेन इस P पॉइंट पर पहुंचे तो वेलोसिटी सपोज करो यहाँ 30 मीटर/सेकंड हो गया। ठीक, नहीं तो एक्सेलरेशन है। मान लो P पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो गया? 30 में, क्योंकि 0 से बढ़ के 60 हुआ है तो कहीं तो 30 हुआ होगा ना। तो मान लेते हैं कि P पॉइंट पर 30 हो गया। और फिर यहाँ भी सोचो 60 से घट के 0 हुआ है तो कहीं तो मान लो उस पॉइंट को हम Q बोलते हैं जहाँ 30 मीटर/सेकंड हुआ होगा, है ना। 0 से बढ़ कर के 60 हुआ है तो कहीं 30 तो रहा होगा, और 60 से घट के 0 हुआ है तब भी कहीं, यानी 2 ऐसा पोजीशन होगा जब इस ट्रेन का वेलोसिटी 30 मीटर/सेकंड होगा। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि तब बतलाओ A से P का डिस्टेंस क्या है। फिर पूछा जा रहा है A से Q का डिस्टेंस क्या है, किस किस पोजीशन पे, मतलब यही ओरिजिन हो गया, ये इसी के रिस्पेक्ट में बताना। तो ठीक, सोचो मुझे क्या क्या मालूम है। A से P का अगर बात करें तो U मालूम, V मालूम है, और एक्सेलरेशन तो मालूम है, A से B तक के ही एक्सेलरेशन। तो सोचो तो हम लोग अगर काम करें A to P, क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट, तो कौन फॉर्मूला यूज करें तो बेहतर रहेगा। सोचो U मालूम, V मालूम, A मालूम और S निकालना है, तो V² = U² + 2S। जाहिर है V मतलब वेलोसिटी एट P, और P पर वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर/सेकंड। U मतलब वेलोसिटी एट A 0, A मतलब एक्सेलरेशन कितना है तो 2, और S मान लो इसको S1 बोलते हैं तो 900 4S1, S1 हो गया 225 मीटर। 225 मीटर देख लीजिए तो
सही लिखे हैं ना? ठीक। तो बोलेंगे क्या कि 225 मीटर जब आप ए से चलेंगे तब जो है आप मतलब ट्रेन का जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि ए से क्यू का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो जी, अगर ए से क्यू का बात करें तो ए से बी तक एक्सेलरेशन है, अब बी से सी तक रिटार्डेशन है। देखो यहाँ निकाले हुए, तो ये रिटार्डेशन है -1 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर कोई ये पूछे कि क्या हम इक्वेशन ए से क्यू का डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं, ए से क्यू का आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो क्यों नहीं लिख सकते? तो बोलेंगे कि अगर पूरे मोशन में एक्सेलरेशन सब जगह सेम होता तो आप कहीं से कहीं का इक्वेशन लिख लेते। क्योंकि यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन है और फिर रिटार्डेशन है, इसलिए आप ए से बी का काम एक बार कीजिए, आप बी से क्यू का काम दूसरे बार कीजिए। तो ए से बी का काम तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही किए हुए हैं, S1 + S2 किए थे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट आया था 900 मीटर, यानी ए बी तो मुझे मालूम है 900 मीटर है। निकालना बी से क्यू है। तो आइए पहले हम लोग काम कर लें बी से क्यू के लिए। तो थोड़ा सोचिए तो बी से क्यू का डिस्टेंस निकलेगा कैसे, मुझे क्या क्या मालूम है। तो बी पर वेलोसिटी मालूम है, यानी इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, क्यू पर मालूम है, फाइनल मालूम है, और ये भी मालूम है। तब तो ये बहुत सिंपल हो गया जी। b² = u² 2s, v कितना है 30, u है 60, ये है -1। तो देखेंगे, एक बार थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, बीच में क्या पता कहीं कन्फ्यूजन ना हो गया हो। तो बोलेंगे क्या, बी से क्यू के लिए काम करें, v² = u² + 2s। v मतलब वेलोसिटी एट क्यू, तो क्यू पर वेलोसिटी 30। u मतलब वेलोसिटी एट बी, बी पर कितना है 60। ए मालूम है, एस निकालना 900 3600 होगा, 3600 -2 × s। देख लो तो 2 × s, 3600 से 900 माइनस करो 2700। एस का वैल्यू 1350 मीटर है ना, 1350 मीटर हो गया। 1350 मीटर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तो मालूम है ना 900 मीटर है। तो सोचो अगर पूछा जाए कि ए से क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, ए क्यू क्या होगा, तो बोलेंगे ना ए क्यू निकालना है तो ए बी + बी क्यू। और सोचो तो ए बी तो ऑलरेडी मालूम है 900 और ये है 1350। देखो तो 2250 मीटर। मतलब कि आंसर हम लोग ये लिखेंगे एट द पोजीशंस, कौन कौन पोजीशन पे वेलोसिटी, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ होगा तो एक बार पी पे, और पी पॉइंट कहाँ पे है 225 मीटर पे, यानी बोलेंगे एट द पोजीशन 225 मीटर एंड 2250 मीटर velocity of train will be 30 मीटर पर सेकेंड। है ना, एकदम सिंपल है। अब जो है इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी स्टूडेंट को कुछ अगर कन्फ्यूजन हो तो बोले। चलिए, अभिनव बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम, अमन भी नो।
आदित्य राज नो, देवांशु, श्री विश्वजीत, सुरुचि। चलिए, सब लोग बोल रहे हैं कि एकदम सब क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। तो समझिए कि ये जो क्वेश्चन बतलाए ना, समझ लो कि इसका जितना होमवर्क दिए थे सबसे हार्ड क्वेश्चन यही था। चलिए, आप पिछले क्लास में एम करीम में कुछ क्वेश्चन पूछे थे जो टाइम ख़त्म हो जाने के कारण एक्सप्लेन नहीं किया जा सका था, तो उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और अब इसको मिटाता हूँ, है ना। ठीक, ठीक ना। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम को जब आप बनाने के लिए पूरा मेहनत करते हैं, ठीक ना, खूब प्रयास कीजिए, बाय द वे आपसे वो नहीं भी बना और आप खूब मेहनत किए हुए हैं, तो जब कोई आपको हेल्प करता है ना, तो बहुत बढ़िया लगता है कि वो हम कहाँ पे मिस कर रहे थे। देखो, कुछ लोग जो है ऐसे बोलते हैं कि सर जानते हैं प्रॉब्लम हम ट्राई तो किए, एक क्वेश्चन 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ट्राई किए और क्या बताएं सर, बहुत ट्राई करने के बाद भी बना नहीं, पूरा टाइम बर्बाद हो गया, है ना। एक बात बता दे रहे हैं, ठीक ना। कुछ प्रॉब्लम जो है इस तरह का होता है कि बस देखे और बनते गया, एकदम फटाफट बनते गया। और कुछ प्रॉब्लम है जो टाइम लेता है, जिस पे थिंक करना पड़ता है, दिमाग पे भार पड़ता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो प्रॉब्लम आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है, वही प्रॉब्लम आपको कंसेप्ट को मजबूत करता है। उसी प्रॉब्लम से आदमी बेहतर सीखता है। तो कोई कहेगा लेकिन सर बना ही नहीं तो हम सीखें कैसे। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं बना, तो हम क्या किए, एक बार कॉपी देखें, नहीं बना, एक बार सॉल्व एग्जाम्पल देखें, चलो फिर भी नहीं बना, आगे बढ़े, अगले दिन टीचर से पूछे, जानते हो इसी बहाने कुछ नहीं हुआ तो एक बार कॉपी और सॉल्व एग्जाम्पल देखे ना। कहा जाता है जो क्वेश्चन नहीं बनता है ना, वो कुछ ज़्यादा कुछ दे करके जाता है, क्योंकि अगर हम सही मायने में प्रयास कर रहे हैं तो उसको बनाने के लिए हो सके कोई इधर का बुक देखें, वो देखें, कोई हो सके कोई सीनियर हो उसी से थोड़ा सलाह मांगे, है ना। इसलिए वैसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, भाई देखते ही हमको बनता नहीं है। अरे वो पूरा ट्राई करेंगे, अपने समझ से पूरा कोशिश करें, नहीं बनेगा तो टीचर तो बताएंगे। चलिए, एक स्टूडेंट बोल रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो भी देखना। अरे फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत आगे है, ठीक ना, वो सब नहीं देखना है। ऐसे यूट्यूब पर दिया हुआ है, अच्छा लगे तो सब कुछ देखते रहिए, लेकिन अभी वो सब नहीं है आपके लिए, ठीक ना। तो हाँ जी, वो बुक लो। पिछले क्लास में आप में से कुछ स्टूडेंट एम करीम के चैप्टर 3 में 70 नंबर प्रॉब्लम पूछे थे और 26 नंबर प्रॉब्लम को। तो आइए, पहले हम लोग पिछले क्लास में 16 तक ही ट्राई कर पाए थे, क्योंकि उतना देर में टाइम हम लोग का फिनिश हो गया था। चलिए, अब आ जाइए 70 नंबर प्रॉब्लम में, ठीक ना। देख लो बढ़िया से। कह रहा क्वेश्चन में कि 2 कार्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। चलो जी, 2 ठो कार है ना, 2 ठो कार है और दोनों कार जो है एक दूसरे की ओर मूव कर रहा है। तो एक कार का वेलोसिटी दिए हुए है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे कार का जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक ही ट्रैक पे आ रहा है।
दोनों के बीच का अभी जो सेपरेशन है ना 160 मीटर है। दोनों के बीच का गैप कितना है 160 मीटर। दोनों का जो ड्राइवर है एक दूसरे को देखता और सोचता है कि अरे ये तो कॉलिजन ही हो जाएगा, टकरा जाएंगे। टकराने के डर से दोनों ब्रेक लगाता है। दोनों ब्रेक जब लगाया तो दोनों में रिटार्डेशन होने लगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलो इसको हम A बोल दे रहे हैं और इस पॉइंट को B बोल दे रहे हैं। अब जाहिर है क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बतलाओ ये दोनों टकराएगा कि नहीं। फिर ये भी पूछ सकता है कि अगर नहीं टकराएगा तो जब दोनों रुक जाएगा, चूँकि ब्रेक लगाया हुआ है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो कहीं तो जाके रुकेगा। तो दोनों जब रुक जाएगा तो दोनों के बीच का दूरी क्या होगा। तो ठीक, मान लो 1 मिनट के लिए कि ये जो कार है इस C पॉइंट पर आकर के रुक गया और ये जो कार है इस D पॉइंट पर आकर के रुक गया। तो अगर हम लोग बात करें A से C तक, U मालूम, V मालूम, A मालूम, तो V स्क्वायर इजकल टू U स्क्वायर प्लस 2S। V कितना है जी 0, U कितना है 10, A कितना -2 और S1 कितना, मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट को हम S1 बोल दिए। तो S1 कितना तो अब निकालना है। देख लो ये 100 इजकल टू 4S1, यानी S1 हो गया 25 मीटर। यानी कि फर्स्ट कार जो है वो 25 मीटर आगे जाकर के रुक जाएगा। अब चलो सेकेंड कार के लिए बात करें। इसको कार 1 बोल दे रहे हैं, इसको कार 2 बोल दे रहे हैं। फॉर कार 1 और ये हो गया फॉर कार 2। तो B से D, B से D, फिर बोलेंगे V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, है ना। V मतलब तो वेलोसिटी एट D, तो D पर तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी ना। B से D ये चला। U मतलब तो वेलोसिटी एट B, क्योंकि देखो ये इनिशियल है फाइनल, तो 12। ये हो गया -2, डिस्प्लेसमेंट को S2 बोल रहे हैं। देख लो जी 144, 12 का स्क्वायर 4S2, देख लो तो S2 कितना आ जाएगा, तो 36 मीटर हुआ क्या, है ना। तो अब सोचो ये 25 मीटर चल के रुक गया और ये 36 मीटर चल के रुक गया, तो क्या दोनों टकरा जाएगा, दोनों में कॉलिजन हो पाएगा। कॉलिजन होने के लिए दोनों के बीच का जो गैप है वो 160 मीटर है। तो सोचो ये केवल 36 चला और ये 25 चला, तो दोनों मिल करके तो केवल 61 चला। तो इसलिए अभी भी तो बीच में गैप बचा हुआ रहेगा ही। यानी अगर फाइनल सेपरेशन पूछा जाए, फाइनल सेपरेशन बिटवीन 2 कार्स, दोनों कार के बीच फाइनल सेपरेशन क्या होगा, CD क्या होगा, तो बोलेंगे कि पूरा जो है 160 मीटर है, उसमें से S1 प्लस S2, तो S1 है 25, S2 36, इसको माइनस कर दें तो CD का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो जाहिर है 160 माइनस 61 यानी 99 मीटर, है ना। एकदम सिंपल हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। बोलिए
चलिए सब लोग तो नो 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 नो। चलिए ठीक है, कोई स्टूडेंट जिसको यस भी बोलना हो, अब ये नहीं कि सबका नो दे करके नो ही बोलते रहना, है ना। चलिए सब लोग सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। हाँ, बतलाए कि जो लोग को भी अगर दिक्कत हो तो आप टेलीफोन से भी बात कीजिएगा, सलाह लीजिएगा, सर क्या करें कैसे करें, ठीक ना, ये सब थोड़ा बात करेंगे। ऑनलाइन क्लास है तो जाहिर है वो आपके लिए बैकअप ज़रूरी होता है कि कोई तरह का दिक्कत ना हो, है ना। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 26। ठीक ना, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं ना, मतलब फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी क्या करेंगे कि शिक्षक जो भी होमवर्क देंगे, देखो जैसे हम होमवर्क दे दिए ना, बुक से ही बोल दिए इतना से इतना नंबर ट्राई करें, अरे उसी को डेली प्रैक्टिस पेपर भी बोला जाता है। उसमें लोग क्या करता है, उसी क्वेश्चन को जो है ना एक पेज में लिख करके दे देता है कि भाई आप जो हैं इसको ट्राई कीजिएगा। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि भाई डीपीपी नहीं मिल रहा, एक्चुअल क्या है कि डीपीपी यही ना हो गया, ये कुछ नया थोड़े, चलो वही चीज़ है, बस उसको पेज में लिख करके देना है। बुक में इसलिए बनवा देते हैं कि इन फ्यूचर उसको रिवाइज करना भी आसान होगा। डीपीपी जो रहता है ना वो पेज वाइज इधर उधर रखा भी जाता है, बाद में खोजने पर मिलता भी नहीं है, ठीक ना। और एकदम बहुत मन लगा करके अभी से ही पढ़ना है हर सब्जेक्ट को, कारण कि अभी जैसे नीट का जस्ट एग्ज़ाम होने को है। कुछ स्टूडेंट जो लोग डायरेक्ट मेरे से बात कर पाते हैं, जानते हो क्या हुआ है, एग्ज़ाम का 2-2 बार डेट एक्सटेंड हुआ। धीरे धीरे बच्चा को लगने लगा इस साल एग्ज़ाम होगा नहीं। अब बच्चा सब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, बहुत दबाव में चला गया। और दबाव में इसलिए भी चला जाता है ना, लोग रिवीजन बीच बीच में छोड़ देता है, तो वो नहीं करना चाहिए। देखो स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया मित्र जो है ना वो बुक ही है। वैसे स्टूडेंट क्या, हर इंसान के लिए किताब से बढ़िया मित्र हो ही नहीं सकता है। सारी दुनिया को किताब मूव करा देता है, घुमा देता है और बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट मिल जाता है। एक छोटी सी लाइब्रेरी जो है वो सारे दुनिया को बदल सकती है ना। तो इसलिए हमेशा जो है ना पढ़ने से रिश्ता जोड़ना है। एक बात और बता दें, आप में से जैसे कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते वो थक गए, सपोज करो होगा ही ना, कोई भी काम करते हैं, मान लो हम ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते थक गए। तो कुछ लोग क्या करता है कि थक गए ना तो कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जो बिल्कुल ही अलग टाइप का हो गया, जैसे जा करके बैठ करके वो कोई मूवी देखने लगे। अब मूवी तो जाहिर है 2 घंटा 3 घंटा का है और वो भी टीवी पर देख रहे हैं, तो बीच बीच में ऐड आने लगेगा और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर मान लो ऐड आया तो कोई दूसरा मूवी लगा दिए, तीसरा लगा दिए। देखो ये बहुत बढ़िया मेथड नहीं है एक स्टूडेंट के लिए खुद को रिलैक्स करने का, क्योंकि अब हम इतना ना अपने आप को फिर स्टडी से दूर कर लें कि फिर हमको आने पर कंसंट्रेट होने में ही बहुत मुश्किल हो जाए, या हम कुछ इस टाइप का गेम ही खेल ले, इस टाइप का वीडियो ही देखने लगे कि मेरा माइंड ही डाइवर्ट हो गया। अब हम कितना भी कुछ कर रहे हैं, बार बार उसी वीडियो पे मेरा दिमाग चला जा रहा है ना। तो वो बेहतर तरीका नहीं है। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा लगेगा कि उल्टा पुल्टा सर आप बता रहे हैं कि कंसंट्रेट होने का शायद ये तरीका हो, लेकिन मैं बता दूं मैं क्या करता था। आपके हाथ में चूँकि मोबाइल है, आपके साथ जो है बहुत सारे साधन मौजूद हैं, तो दिक्कत तो है ही। एक तो अपने आप ही में वो डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट है। भले जिस मोबाइल के हेल्प से हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन वही मोबाइल हमारे लिए घातक भी है। कहा जाता है कि इंसान ने ही माचिस को बनाया है और इंसान का ही मर्जी है, उससे वो खाना भी बनाता है और उसी से आग भी लगा लेता है ना।
तो इसलिए इस मोबाइल को नियंत्रित हुए में तो मुझे प्रयोग करना ही। और मैं बता दूं एक विद्यार्थी के लिए क्या चाहिए। देखो विद्यार्थी जीवन जो है ना वो एक साधना का जीवन है, वो एक क्रांति होता है, अंदरूनी परिवर्तन एकदम लगातार हर दिन। अच्छा आज ही सोचो तो जब तुम 1 घंटा पहले मिले और अभी तक में कुछ चेंजिंग हो गया कि नहीं? तुम जो तुम में से 20 दिन पहले मिला और अभी में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? यानी तुम्हारे जीवन में हर दिन बदलाव होता है। लेकिन थोड़ा सोचो ना अपने पापा के बारे में, उनके लाइफ में बहुत चेंजिंग नहीं होता। उनको जैसे अगर ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाना, उनको दुकान जाना है दुकान जाना, उनको खेत में जाना है खेत में, मिला जुला के उनका एक ही रूटीन होता है, उनमें कोई बहुत चेंजिंग नहीं होता है। तुम कहोगे कि आप जानते हैं सर हम तो चाहते हैं मेरा भी लाइफ वैसा ही हो, बहुत चेंजिंग नहीं हो। तुम जानते हो ना निर्माण का जो प्रक्रिया है ना वो परिवर्तन से गुजरता है। अब परिवर्तन जब होता है ना, ऊंचाई को हासिल करोगे तो कभी पैर में दर्द, कभी दिमाग में दर्द, कभी वो तो स्ट्रगल है ना, लेकिन आनंद भी तो उसी में ना है। तुमको कोई कहे ना कि एक काम करो ना यार, ऐसा करते हैं ना कि तुमको बैठा देते हैं, परमानेंट बैठे रहना, हर कोई आएगा तुम पर जल चढ़ाएगा, तुम पर जल चढ़ाएगा, एकदम सब कोई तुम्हारा अर्चना कीर्तन करते रहेगा। बताओ तो कितना लाइफ बोरिंग हो जाएगा। तो उठ के भाग जाएगा कि नहीं एक दिन कि बाप रे बाप हमको ये सब नहीं करवाना है, हैं? मतलब कि जिनके लाइफ में चेंजिंग ही नहीं है उनको लाइफ का आनंद कहाँ है? और तुम हर दिन बदलते हो तो कहोगे सर कहाँ बदलते, मेरा नाक मुँह तो वैसा ही रह जाता है। अरे नाक मुँह भी बदल रहा होता है, लेकिन मेन बदल रहा होता है तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। और यही चीज़ धीरे 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 तुम में इतना कॉन्फिडेंस ला देगा कि फिर जानते हो ये तुम्हारे चेहरे मोहरे कोई मायने नहीं रखते हैं। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास कौन देता है? ज्ञान देता है। अच्छा चलो हम लास्ट में तुम लोगों को कहानी सुना देंगे, अभी पहले इस क्वेश्चन को बतलाते हैं, ठीक ना? तो बतला रहे हैं कि कैसे, खाली ब्रेक कैसे लेना बता रहे हैं। अगर तुम लगातार पढ़ते रहते हो ना तो पहले तो एक चीज़ समझ लेना, लगातार एक पोस्चर में रहोगे ना तो वो मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उससे जो है बीमारी वगैरह हो सकता है, स्ट्रेस वगैरह हो सकता है। इसलिए क्या करो, छोटा मोटा ही सही, थोड़ा जंप करने वाला ये सब करके थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करें, है ना? कुछ नहीं तो दे हाथ को 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे बांध लिए, तुम तो एकदम अभी यंग हो, पूरा ऊर्जा से भरे हुए हो, पूरा ये सब कर लिए, है ना? नहीं हो तो बाबा रामदेव को देखते ही हो, नाक वाला एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ज़्यादा नहीं 10-20 मिनट थोड़ा सा उछल कूद कर लिए, फुटबॉल वाला 1-2 जो है ना स्टाइल दे दिए। अब क्या है, एक तो ये तरीका हुई। दूसरी बात, ब्रेक कैसे लें? तो ठीक है, ब्रेक कैसे लें? पढ़ रहे थे फिजिक्स, एक ही टाइप का पढ़ते पढ़ते थक गए, ब्रेक लेना है। अगर मान लो बुक पढ़ पाते हो तो कोई जो है ना बढ़िया बुक जो तुम्हें मन लगता हो। और एक चीज़ बता दे, मुझे मन लगता था ना, मैं महापुरुषों का जीवनी पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हम क्या करते थे ना कि पढ़ रहे होते थे, 5 पेज पढ़े ना, उसके बाद वहाँ से मोड़ देते थे पेज को ना, फोल्ड करके रख देते थे क्योंकि अगले दिन खोजने में दिक्कत नहीं हो, चाहे अगले बार। तो वो देख लिए, कुछ नहीं तो कुछ चुटकुला के बुक रखे, या चलो मोबाइले में ही थोड़ा चुटकुला देखते हैं, है ना? वो गंदा उंदा टाइप का वो सब चीज़ से माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो सब नहीं करेंगे। हमारे समझ से तो मोबाइल बहुत सारा चीज़, रेडिएशन वगैरह का भी उसमें प्रॉब्लम है। मतलब बुक के द्वारा मैंने पढ़े, ब्रेक में भी पढ़े, बस अंतर यही हुआ कि पहले जो हम पढ़े वो कोर्स के लिए पढ़े, अपने कैरियर के लिए पढ़े, और बीच में जो पढ़े ना वो एकदम आनंद उठाने के लिए पढ़े, एकदम रिलैक्स पढ़े। जो मान लो कि मुझे अच्छा लगता है कोई कहानी को पढ़ना, है ना, स्टोरी पढ़ना, स्टोरी पढ़े। अगर मोबाइल ही से पढ़ते हो तो थोड़ा साइड का वैसे चीज़ देखो। मोबाइल को हम इसलिए ज़्यादा डेंजरस मानते हैं कि वो तुम जो खोजते हो ना उसी को वो दे देता है, और जब वो दे देता है उसी चीज़ को तो तुम एकदम फटाफट उसी को लेने। मेरे से बहुत से बच्चे जानते हो फ़ोन करके कहते हैं कि जानते हैं सर, जब आपका क्लास करते हैं, जब हम पढ़ते हैं ना तो एकदम पूरा एनर्जाइज हो जाते हैं सर, एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास आपका ख़त्म होता है अब मेरे मोबाइल पर ऐसा वो घटिया वीडियो आ जाता है कि फिर हम उसी में लीन हो जाते हैं और फिर मेरा कंसंट्रेशन भंग। अरे तो मोबाइल में भी जो खोजोगे वही ना आते रहेगा, वो तो एकदम षड्यंत्र है एक, है ना? वो अपने ऊपर नियंत्रण रखो। और एक चीज़ जानना है,
तो माइंड में हमेशा सोचना कि मुझे बड़ा आदमी बनना ही है, मुझे अच्छा इंसान बनना ही है, और मुझे हमेशा सही रास्ते पे चल के बड़ा आदमी बनना है। मुझे गंदा आदमी नहीं बनना है, मुझे गंदे लोगों से प्रेरित नहीं होना है। समाज में जो लोग मर्डर करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, घटिया तत्व होते हैं, गंदगी भरे तरीके से धन अर्जित करते हैं, उन चोरों से मुझे प्रेरणा नहीं लेना है। मुझे जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है, और तब जाके हमको कोई पद मिले, पैसा मिले, प्रतिष्ठा मिले, सब चीज़ ठीक है, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। बस इसको ख्याल रखना, और तुम बड़ा बनोगे ही। याद रखना, युग कोई भी हो, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इसलिए जीत तो अंततः सत्य की ही होती है। एक मिनट के लिए लग सकता है कि सूरज को तो बादल ढक लिया, लेकिन बादल कितना देर तक सूरज को ढक लेगा? आखिर एक दिन तो रोशनी को निकल करके उस बादल को चीर करके भी निकल जाएगा, है ना। इसलिए अपने अंदर प्रण ले लो कि नहीं, मुझे इतना देर अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, एकदम पढ़ेंगे। चलो मन नहीं कर रहा, मन में एकदम लालच हुए जा रहा है कि घर में बढ़िया खाना बना हुआ है, जल्दी खाना है, छोड़ खा के आते हैं। खा के पढ़ नहीं पाओगे, ठीक ना। इसलिए कुछ नहीं, इतना पढ़ के जाएंगे। थोड़ा मम्मी भी गुस्सा जाएगी कि बेटा इतना देर से बुला रहे हैं, खा के पढ़ने में क्या दिक्कत है। कहना कि छोड़िए मम्मी, अब हम तो इतना भाई प्रण लिए हुए हैं। कोई कहेगा क्या तुमको गुरुजी सिखा देते हैं कि प्रण लिए, प्रण लिए। कहना कि क्या करोगी, अब तो मजबूर हो गए, प्रण ले लिए हैं कि इतना देर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, फिर ब्रेक भी लेंगे तो अच्छे ढंग से ब्रेक लेंगे, है ना। अच्छे ढंग से ब्रेक लेंगे। क्या अच्छे ढंग मतलब समझ लेना, मतलब मन पसंद अच्छे काम को करेंगे, ठीक है ना। तुमको अगर पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तुमको गिटार बजाना अच्छा लगता है ना, कुछ भी मन पसंद ब्रेक लिए। अब ब्रेक भी एक रूटीन में रहेगा। उसके बाद ब्रेक ऑफ। तुमको कोई ऐसा भी लोग मिलेगा, अभी नहीं मिला है, कुछ लोग ऐसे मिलेगा, जानते हो, सिगरेट के कस लगाओगे ना, सब चीज़ याद हो जाता है। जब और बड़ा हो जाओगे ना, कोनो कहेगा गांजा पियोगे ना, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम दिमाग जो है खुल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को वो लोग नहीं मिले, हम लोग को बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो हमको क्या क्या नहीं सिखाए, लेकिन हम उनको बोले कि मैं बचपन में ही सीख लिया हूँ। जो चीज़ गंदे होते हैं ना, उस पर गंदगी लिखी रहती है, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। कहाँ लिखा हुआ है गांजा बहुत फायदेमंद है? अगर गांजा पीने से ही आदमी खूब पढ़ जाता तो सब दीवार पर लिखा नहीं रहता, अगर आगे बढ़ना है तो गांजा पीना जरूरी है। ऐसा है क्या? कहीं देखा है? कोकीन खाना जरूरी है, ड्रग लेना जरूरी है, ये ऐसा है क्या? अगर ऐसा है और कुछ लोग तुम्हें बताते हैं, वो महागधे और मूर्ख हैं, और उनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, है ना। नशा जो होता है ना, वो उद्देश्य को पाने का नशा होता है ना। मुझे अपने मंजिल को प्राप्त करना है, उसका नशा पालो। मुझे अपने जुनून से उस ऊंचाई को हासिल करना है जो सही रास्ते से मिलता है। मुझे गलत रास्ते को कभी फॉलो नहीं करना। इसको याद रख लो, मन में प्रण कर लो। एकदम कुदरत का ये नियम है। ईश्वर जानते हो, हर उन व्यक्तियों को बहुत साथ देती है जो पवित्र हृदय से, अच्छे मन से, अच्छे संकल्प लेकर के, अच्छे उद्देश्य से काम करते हैं। तो एकदम अपने माइंड को कूल करो और एकदम समझो मेरा तो सिलेक्शन होना ही है। हम एकदम दिन रात अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, है ना, और रियल लाइफ में भी दूसरे के प्रति भी अच्छे विचार रखेंगे। कहा जाता है ना कि अपने दर्द और तकलीफ़ को तो हर कोई समझ लेता है, अगर दूसरे के दर्द और तकलीफ़ को जो लोग समझने लगे ना, बस समझ लेना महानता तुम्हारे अंदर आने लगी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट से भटक गए थे। चलिए ठीक है। अब उस अभिनव बोल रहे हैं कि बहुत एनर्जी आ गया है बॉडी में। हाँ जी, चलिए ठीक है, एनर्जी आए। चलिए, एनर्जी लाने के लिए ही आपको बोल रहे थे, और ये एनर्जी को बूझने नहीं देना है, ठीक ना। ये इसको भी याद रखना है कि एक दुष्यंत का लाइन है। दुष्यंत एक कवि थे कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए, है ना। तो बस उसको जला के रखना है।
उसको बूझने नहीं देना है। और वो आग जो है ना, मंजिल पाने की आग है, वो जिद है, जुनून है, वो रुकने वाला नहीं है। और मंजिल को पाने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाएंगे, गलत लोगों से प्रेरित भी नहीं होंगे। चलिए आइए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 26 देखते हैं। देखिए 26 प्रॉब्लम में क्या कह रहा हूं, ठीक ना। कोई 10 लिख रहे हैं, अच्छा ज़बरदस्त लिख रहे हैं आप लोग तो कोडिंग में लिखते हैं भाई। तो a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time। देखिए कह रहा है क्या कि एक कार जो है रेस्ट से एक्सेलरेट किया, अल्फा एक्सेलरेशन है इसमें, और कितने टाइम के लिए है ये नहीं दिया है, कुछ टाइम के लिए, मान लो t1 टाइम के लिए, ठीक ना। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं। सपोज करो t1 टाइम के लिए ये अल्फा एक्सेलरेशन से गया। एक बात ऐसे भी समझ लो, ये स्टार्ट में रेस्ट में था, और एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन आने का मतलब है कि इसका जो रफ्तार है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक ना, ये फास्ट होते जा रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा। तो जाहिर है जब वो यहाँ पहुँचेगा तो उसका वेलोसिटी या स्पीड जो कहो मैक्सिमम होगा, है ना। जो अभी एससी वर्मा में 15 नंबर प्रॉब्लम बनाए थे, कुछ उसी टाइप का कह रहा है। इसके बाद ये रिटार्डेशन से जा रहा है, और बीटा रिटार्डेशन है, यानी एक्सेलरेशन माइनस बीटा बोलते हैं, और कह रहा है कि कुछ टाइम के बाद ये रुक जा रहा है। चलो भाई रुक गया, ये नहीं बतलाया है कि कितना देर तक एक्सेलरेशन से चला, कितना देर तक रिटार्ड, मान लो t2 टाइम तक ये रिटार्डेशन से चला। क्वेश्चन में एक और जानकारी दिया है, जानकारी ये दिया है कि A से C तक जाने में टोटल टाइम जो लगा है वो t है, यानी यहाँ से यहाँ का टाइम दिया हुआ है, लेकिन t1 और t2 नहीं दिया हुआ है, यानी t1 और t2 मिला करके किसके इक्वल है, t के, ठीक। अब क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है कि बतलाओ इस पार्टिकल का या कार का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, साथ में ये बतलाओ ये कार टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। यही क्वेश्चन है, ठीक। टोटल डिस्टेंस और मैक्सिमम वेलोसिटी, ये जानकारी क्या है जी, टोटल टाइम। तो देखो एक काम ऐसे करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ का टाइम निकालें, फिर यहाँ से यहाँ का टाइम निकालें, और दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल, टी के। ये भी कर सकते हैं कि नहीं, ये भी काम कर सकते हैं। निकालना मुझे है मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। अब किसी के माइंड में आएगा कि अच्छा अगर t1 दिया रहता तब तो सब काम हो जाता, v इक्वल टू u प्लस ए टी, u 0 है, ये अल्फ़ा है, टाइम t1 हो जाता है कि नहीं, लेकिन दिया हुआ तो नहीं। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलेंगे क्या, a से b, v इक्वल टू u प्लस ए टी, बोलो तो v मतलब तो वेलोसिटी एट b तो v नॉट, u मतलब वेलोसिटी एट a 0, a मतलब तो अल्फा, टाइम कितना t1, निकालना क्या है ये v नॉट, t1 भी मालूम नहीं तो v नॉट निकलेगा कैसे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो t1 जो है v नॉट बाई अल्फ़ा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, बोल दो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। बी टू सी v इक्वल टू u प्लस ए टी। v मतलब वेलोसिटी एट c, u मतलब वेलोसिटी एट b, a मतलब माइनस बीटा टाइम t2। t2 हो गया v नॉट बाई बीटा। चलो बना तो नहीं, लेकिन इतना है कि जो लिखे हैं वो गलत तो नहीं ना, ठीक ना, एकदम बिल्कुल सही लिखे। हाँ, क्वेश्चन में ये मालूम है T1 और T2 मिलके किसके इक्वल है, T के। तो ऐसा करते हैं T1 प्लस T2 T। क्वेश्चन में T दिया हुआ तो ठीक, थोड़ा देखो ना, T1 का वैल्यू कितना, V नॉट बाई अल्फा, T2 का वैल्यू V नॉट बाई बीटा T। देख लो तो V नॉट कॉमन हो गया, अल्फा बीटा एलसीएम में हो गया बीटा प्लस अल्फा T। देखो तो V नॉट यहाँ से निकल गया, अल्फा बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। चलो चलो बन तो गया। V नॉट निकल गया कि नहीं, क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ, यही ना आंसर हो गया। तो इसी कारण से तो टोटल टाइम वो दिया था भाई। T1 T2 निकाल के ऐड कर दो तो T हो गया, बन गया मैक्सिमम वेलोसिटी। तो कहोगे कि ठीक है V नॉट तो निकल गया, लेकिन एक क्वेश्चन तो और है ना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। एक तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बना, तो बोलेंगे कि देखो भाई u मालूम v मालूम, यहाँ से यहाँ एक्सलेशन है फिर रिटार्डेशन है। आप जानते हैं ना, एक्सलेशन या रिटार्डेशन जब फिक्स वैल्यू का होता है तो ये फॉर्मूला वैलिड होता। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो s1 प्लस s2, u प्लस v, तो u 0 v नॉट बाई 2 इंटू T1, और b से c v नॉट प्लस 0। देखो b से c का बात करेंगे तो ये u हो गया और ये v हो गया बाई 2 इंटू T2। तो देख लो तो v नॉट बाई 2 कॉमन हो गया T1 प्लस T2, और देखो तो T1 प्लस T2 किसके इक्वल है, T के। तो v नॉट बाई 2 इंटू T। थोड़ा जल्दी से बोलो v नॉट कितना, तो अल्फ़ा बीटा T बाई अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू T बाई 2। V नॉट का वैल्यू रख दिया, देखो वहाँ पे है, यानी कितना हो गया जी, अल्फ़ा बीटा T स्क्वायर, हाफ को आगे ला दे रहे, हाफ अल्फ़ा बीटा T स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। चलो कुछ लोग तो पहले से बना लिए थे, तो जो लोग पहले से बना लिए हैं उनको भी हो सके शायद कुछ नया मेथड मिल गया हो। चलिए आप लोग सब समझ गए। अब देखिए, जितना भी होमवर्क मैं दिया था आपको वो सब डिस्कस कर दिया। अब जो है हम लोगों को आगे जो पढ़ना है वो नया चैप्टर नहीं है, बल्कि इस मोशन इन वन डायमेंशन में ही न्यू टॉपिक है। मोशन इन वन डायमेंशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। एक पार्ट आप पढ़ लिए जिसमें आप फर्स्ट पार्ट में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एम करीम में जो चैप्टर 2 वगैरह बनाए थे, अब चैप्टर 3 भी आप बना लिए हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट जो है ना वो बोल देते हैं सर 21 नंबर बताइए। अरे भाई 21 नंबर जो है होमवर्क में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम सब कुछ पढ़ाए कहाँ हैं, है ना। वो जो होमवर्क दिया जाता है ना, जो पढ़ाया गया तो उस पर बेस्ड होता है। अभी इसी में हम लोग को पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, आप ये नहीं देख रहे हैं कि हम 26 नंबर होमवर्क दिए लेकिन 25 नहीं दिए, 24 नहीं दिए, ऐसा क्यों? कुछ तो बात होगा ना।
जैसे 25 देखिएगा, वो कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं बताए हैं, तो आपको हम होमवर्क दे देंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ना, तो ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक ना। चलिए अब जो है हम लोगों को आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो भाई, तो ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करते हैं। तो आप लोग 9th-10th में भी थोड़ा बहुत ही सब पढ़े हैं, भले हेडिंग ये ना दिए हों। जैसे मान लो हम लोग पेन को फेंक दिए ऊपर, तो पेन को ऊपर फेंकते हैं, ये सब ऑलरेडी थोड़ा बहुत जो डिफिनीशन पढ़ाए थे एक्सलेशन का उस दिन ये सब डिस्कस किए। तो नीचे mg फोर्स लगता है ना, और उसी mg के कारण नहीं स्लो होते जाता है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड में या डाउनवर्ड में फेंक देते हैं तो सीधे ऊपर या सीधे नीचे जाता है। कोई पत्थर को सीधे अपवर्ड में फेंक दे तो जाएगा सीधे ऊपर, जाते जाते स्लो हो गया, फिर 0, फिर लौट करके वापस आता है। ये भी तो पाथ है, स्ट्रेट लाइन ही ना है, तो इसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। लेकिन यही हुआ कि हम लोग बॉल को लिए और कुछ एंगल पर फेंक दिए, तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। मोशन इन वन डायमेंशन के बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ेंगे। तो देखो जी, एक बात जानना, जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के नज़दीक में, अर्थ के नज़दीक में हम लोग अपवर्ड में फेंके या डाउनवर्ड में फेंके, उस पर फोर्स लगता है mg और उसका एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कितना भी हाइट ऊपर चला जाए और अर्थ बराबर ही फोर्स लगाए, ऐसा नहीं है। जैसे आप जानते हैं ना, ये फार्मूला आप सब पढ़ें, F = ma, तो एक्सेलरेशन हो गया ना F/m, तो F कितना हो गया mg/m, तो m कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना हो गया g। तो ये जानेंगे कि जैसे जैसे अर्थ से आप ऊपर जाते हैं, दूर जाते हैं, तो अर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए जो माने अर्थ जो फोर्स लगाती है अट्रैक्शन का, वो फोर्स घटते जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब पेन यहाँ रखे और यहाँ रखे तो कोई अंतर होगा, बल्कि यहाँ रखें और यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऊपर लेकर के जाएं, तब थोड़ा सा फर्क पता चलेगा। ये नहीं कि ज़मीन पर अलग है और छत पर आ गए तो अलग है। इतना में चेंजिंग तो होता है, लेकिन वो इतना कम चेंजिंग होता है जो पता नहीं चलता है। इसलिए हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा हाइट का बात नहीं करते। हम लोग 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर ऐसा बात नहीं करेंगे, 200 मीटर 400 मीटर 100 मीटर 50, मतलब अर्थ के नज़दीक में ही रहना है। और ये मान करके हम लोग चलते हैं कि अर्थ जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है वो फोर्स के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। और जब फोर्स में चेंजिंग नहीं होगा तो एक्सेलरेशन में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी अगर कुछ स्मॉल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को अपवर्ड में फेंके, डाउनवर्ड में फेंके, कम हाइट का बात हो, यानी 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर, 500 मीटर भी थोड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी वो अगर बात हो तो हम लोग मान के चलते हैं कि g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यही बात जो है ना 500 किलोमीटर का हो जाए, 1000 किलोमीटर का हो जाए, तब जो है वो बात चेंज हो जाता है, ठीक ना, वो वैल्यू में चेंजिंग आता है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या? तो आप सीधे ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन और अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, then its acceleration remains constant
and its acceleration is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फीट में अगर बोलें तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग एक्सेलरेशन को लेते हैं, ठीक ना। तो वो ये सब चूँकि अब टाइम बहुत कम है तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आपको अगर हम स्टार्ट कर दें तो फिर अगले दिन आपको लिंकअप होने में दिक्कत होगा। केवल मैं इंट्रोडक्शन कर दे रहा हूँ जिससे कि आप अगले दिन जो है ना थोड़ा बहुत अपने से भी पढ़ कर के आएंगे। अब देखिए ध्यान से, जैसे कोई बॉल को आप ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो स्लो होते जाता है ना, स्लो होते जाता है, यानी कि जो mg फोर्स है वो रिटार्डेशन का वहाँ काम करता है। लेकिन वही बॉल ऊपर से नीचे जब आता है तो mg क्या करती है, नीचे लेकर के आती है, यानी वो फास्ट होते जाता है। यानी याद रखेंगे कि जो g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर तो वो g जो है ना वो ऊपर जाते समय रिटार्डेशन जैसा बिहेव करता है और नीचे आते समय एक्सेलरेशन जैसा बिहेव करता है। अगर आपसे कोई ये कहे ना कि तब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉल को हम फेंके ऊपर, बॉल गया ऊपर, फिर हम कैच कर लिए, तो क्या अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन एक ही है कि अलग अलग है? कोई पूछे क्या एक्सेलरेशन अलग अलग है तो बोलेंगे कि नहीं, दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम ही है। तो कोई कहेगा कैसे सेम है, ऊपर जा रहा था तो स्लो हो रहा है, नीचे जा रहा है तो फास्ट हो रहा है, तो बोलेंगे कि देखो mg तो हमेशा किधर लग रहा है, नीचे। जैसे ऐसे सोचो, मान लो हवा इधर बह रहा है ना, विंड का डायरेक्शन इधर है और एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है। जो इधर जा रहा वो जा कर के घर में अपने डायरी में लिखा कि आज जब हम आ रहे थे तो बड़ी सपोर्टिंग एयर था, मुझे हेल्प करते हुए ले चल रहा था। और दूसरा आदमी अपने डायरी में लिखा कि आज बहुत विरोध करने वाला हवा था, हम जब तक घर पहुँचे वो विरोध ही करते रहा। अब तुम दोनों के डायरी पढ़े तो कहे कि देखो ना भाई, तो एगो लिखा है कि हवा मुझे आज सपोर्ट किया और एक लिख रहा है विरोध किया है, मतलब आज दो तरह के हवा चल रहा था, एगो सपोर्ट करने वाला, एक ठो विरोध करने वाला। तो बताओ ये बात सही है? हवा का तो डायरेक्शन एक ही है, हवा इधर ही चल रहा है, यानी mg तो फिक्स है, वो तो नीचे ही है। प्रोजेक्ट करोगे ऊपर तो mg विरोध करने लगेगा, नीचे प्रोजेक्ट करोगे तो सपोर्ट करने लगेगा। इसलिए कोई पूछे ना कि बॉल को हम फेंक दिए ऊपर, बॉल ऊपर जाए या नीचे जाए, क्या एक्सेलरेशन में बदलाव होता है? तो बोलेंगे नहीं, एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहता है। ये अलग बात है कि बॉल को ऊपर फेंकोगे तो रिटार्डेशन जैसा बिहेव करता है और नीचे फेंकोगे तो एक्सेलरेशन जैसा बिहेव करता है ना। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। आज हम लोग इतना ही सीखते हैं। अगले क्लास में पहले मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाएंगे और तब जो है आपको कुछ होमवर्क भी देंगे, थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।